पद्मश्री के लिए आपको नॉमिनेट ही क्यों किया गया? ऐसा क्या काम उस टाइम पे आप कश्मीर में कर रहे थे? जो मैं काम पिछले 20 सालों से करता आया हूँ, उस काम को कहीं न कहीं लोगों ने समझा होगा। आज से 20 साल पहले की बात अगर करेंगे, 2003-2004 की बात करेंगे, और लोग उस चीज़ को ओन नहीं कर रहे थे कि एक स्पोर्ट्स है, इसमें भी कोई बच्चा एक्सेल कर सकता है। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर वो कल्चर है नहीं अभी। तो इस कल्चर को क्रिएट करने के लिए मुझे कोचिंग मोड में आना होगा। मुझे अपने साथ एक टीम जोड़नी होगी जो इस स्पोर्ट्स को ओन करे और ट्रेनिंग इस पे करे। तो कैसा लग रहा है सबसे पहले? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। पद्मश्री जिन लोगों को नहीं पता है, आज की यूथ को या फिर जो लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, होप सो कि जब आपको मिला होगा तो यू आर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट या हाँ। आपको जो नॉलेज थी लिमिटेड। बट अभी हमारी ऑडियंस को एक बार बताइए कि पद्मश्री कितना बड़ा अवार्ड है? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताऊँ, जब 2022 में 25 जनवरी को मुझे एमएचए से कॉल आया। हुँ, आई थिंक 10 बजे के 10 बजे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आया, तो जस्ट मुझे बधाई दी जा रही है कि आप दार साहब हो। हुँ, हमने आपको पद्म पुरस्कार के लिए चुना है, हुँ, तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम आपको बधाई दें, और आज शाम को 5 बजे तक ये ऑफ़िशियली अनाउंस होगा, तब तक आप किसी को मत बोलिएगा। हुँ, मुझे अभी भी याद है कि मुझे जब जब मैंने ये चीज़ सुनी, डेफ़िनेटली मुझे लगा कि कोई ऐसा दोस्त है मेरे साथ जो मुझे मज़ाक कर रहा है मेरे साथ। हुँ, क्योंकि ये चीज़ साथ में बोलना कि किसी को बोलना नहीं, शाम तक ये ऑफ़िशियली अनाउंस होगा। तो वो चीज़ थोड़ी बहुत मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही थी कि ये है क्या? और दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड पद्मा, हुँ, ये वर्ड मैंने सुना। तो जब मेरी बात उनसे हुई, तो तुरंत मैं जाके अपने रूम में गया, तो मैंने फ़ोन से ये सर्च किया कि ये पद्मश्री होता क्या है? ओके। सीरियसली मुझे नहीं पता था तब तक कि एग्ज़ैक्टली अवार्ड के बारे में पता था ये अवार्ड है, लेकिन कितना बड़ा अवार्ड है, क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और जब मैं देख रहा हूँ कि ये अवार्ड लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर को मिला है, सुनील गावस्कर, धोनी को, विराट कोहली को, मैंने कहा अरे यार! मेरा नाम कैसे हो सकता है? मैं तो कश्मीर में काम कर रहा हूँ। कैसे न मैंने कोई फ़ॉर्म सबमिट किया है, ना मेरा कोई नॉमिनेशन गया है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो डेफ़िनेटली मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मज़ाक ही कर रहा है। हुँ, तो शाम तक मैं किसी को बोल भी नहीं पा रहा था ओके। कि ऐसा मुझे कॉल आया। फिर जब शाम को ऑफ़िशियली टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे और हर जगह पे अपडेट हुआ, तो लोगों की तो जब आपने किसी को भी नहीं बताया था, कोई दोस्त हो तब यार? तक किसी को नहीं बताया था। ओके, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं किसी को बताऊँ बाद लोग में मज़ाक नहीं हो, तो उड़ाएँगे। लोग मज़ाक उड़ाएँगे, बोलेंगे पता नहीं ये क्या बोल रहा है। तो फिर बधाइयाँ शुरू हो गई, लोगों ने कॉल किए, लोग घर आए, बड़ा अच्छा लगा। तो रैंक वाइज़ अगर देखा जाए तो दिस इज़ सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया? 4th हाईएस्ट सिविलियन 4th। अवार्ड। ये कैटेगरी सेम ही होती है इसकी, भारत रत्न के बाद हुँ, पद्मा कैटेगरी एक ही होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यही है, इसके बाद कुछ है नहीं। सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं कि पद्मश्री के लिए आपको नॉमिनेट ही क्यों किया गया? ऐसा क्या काम उस टाइम पे आप कश्मीर में कर रहे थे और जो कि बाकी लोगों से बहुत अलग था? देखिए, पहली बात कि मुझे पता नहीं था कि इसकी नॉमिनेशंस होती कैसे है, ये कहीं न कहीं आप लोगों को भी बेहतर पता होना चाहिए। और हुँ, ऐसा होता भी है हमारे देश में कि जब आप कोई काम अच्छा काम करते हो, थर्ड आई कहीं न कहीं बैठती है जो आपको रिकॉग्नाइज़ करती है। ट्रू। जो आपके काम को सराहती है, आपके काम को देखती है और उसको एक्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पे लेके जाती है, और उसको रिकॉग्नाइज़ करने में फिर कोई किसी की मजाल नहीं होती कि उस काम को कोई रिकॉग्नाइज़ होने से रोक पाए। सेम मेरे लिए भी वही हुआ था, मुझे पता नहीं था कि किसने मेरा नाम नॉमिनेट किया था, कहाँ से मेरी वेरिफ़िकेशन, हर एक चीज़ हुई थी। तो दैट वाज़ सडन फॉर मी। मुझे उस बारे में कुछ एक अच्छा एक सरप्राइज़ मेरे लिए था हुँ, कि कौन है। अभी तक मेरे मेरे अंदर वो मिस्ट्री है कि किसने मेरा नाम सजेस्ट किया था।
किसने एडवाइस दी थी, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं। बस फिर जब मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की, तो फिर देखा कि जो मैं काम पिछले 20 सालों से करता आया हूँ, उस काम को कहीं न कहीं लोगों ने समझा होगा, देखा होगा, और तब जाके पद्मश्री के लिए मुझे एंड यू आर द ओनली वन इन कश्मीर जिसको जे-एंड-के ये अवार्ड मिला है, जे-एंड-के, हाँ, पूरा जम्मू एंड स्पोर्ट्स कश्मीर में, हाँ, बिल्कुल। स्पोर्ट्स में जिसको ये यस, अवार्ड मिला है। बिल्कुल। पूरे जे.एंड.के, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्पोर्ट्स में सिर्फ आप इकलौते हैं जिसको ये अवार्ड मिला है। हुँ, स्पोर्ट्स तो बहुत लोग खेलते हैं, बिल्कुल। पर ऐसा क्या या किस इशू पे अभी आप ध्यान दे रहे थे पिछले 20 साल से, जिसकी वजह से अवार्ड मिला? देखिए, मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ, मैंने खुद मार्शल आर्ट्स किया है, और ये बात है आज से 20 साल पहले की बात अगर करेंगे, 2003-2004 की बात करेंगे, हुँ, तो जिस स्पोर्ट्स को मैंने ओन किया था उस वक़्त वो रिकॉग्नाइज़ेशन, वो लोग उस चीज़ को ओन नहीं कर रहे थे कि एक स्पोर्ट्स है, इसमें भी कोई बच्चा एक्सेल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है। क्योंकि वो कल्चर नहीं था कौन स्पोर्ट्स से का। साल में की बात है? 2003 की बात है ये, जब ठीक मैं है। खुद खेलता आया। हुँ, तो फिर क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे हमारे देश में अभी भी अब बहुत चेंज हुई है। अ, 2-3 स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस होता था, जिस पे लाइक क्रिकेट, हॉकी या वॉलीबॉल या फुटबॉल, ये कुछ ऐसे मेजर स्पोर्ट्स थे जिस पे जनरली हर जगह पे आप देखोगे, मोहल्ले में या गलियों में या स्कूल्स में या छोटे-छोटे ग्राउंड्स में बच्चे फ़ोकस करते हैं। खेलते आ रहे हैं, खेल रहे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, या उनको इसमें कुछ अच्छा महसूस भी होता हुँ, होगा। बट प्रोफ़ेशनली एक जो एथिकली ट्रेनिंग के साथ-साथ आपको आगे कॉम्पिटिशन के लिए या किसी चैम्पियनशिप में जाने के लिए अगर किसी स्पोर्ट्स में जाना होता, तो वो कल्चर नहीं था उस दौर में। ओके। लोग जस्ट कोशिश कर रहे थे कि हम खेलें, और वो जो सीखने की बात होती थी उस पे फ़ोकस नहीं होता था बस। बट मैंने ट्रेनिंग पे फ़ोकस किया था कि मैं पहले सीखूँ, और सीखने के बाद जो एक्चुअल इसकी जो चैम्पियनशिप्स होती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उन स्टेज तक मैं पहुँचूँ। हुँ, तो वो एक डिफरेंट मॉडल था मेरा। तो उस वजह से लोग इस स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज भी नहीं रखते थे, वो कल्चर भी नहीं था तो उस कि टाइम आप क्या खेल रहे थे, किक बॉक्सिंग? मैं किक बॉक्सिंग, वुशु, ये मार्शल आर्ट्स जितने ऑलमोस्ट है सारे, इन पे मैं हुँ, ट्रेनिंग करता और खेल रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर वो कल्चर है नहीं अभी। तो इस कल्चर को क्रिएट करने के लिए मुझे कोचिंग मोड में आना होगा। मुझे अपने साथ एक टीम जोड़नी होगी जो इस स्पोर्ट्स को ओन करे और ट्रेनिंग इस पे करे, हुँ, और आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम कॉम्पिटिशन में जब हमारे बच्चे जाएँगे हमारे इलाके से, तो डेफ़िनेटली पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, सोसाइटी को अच्छा लगेगा, और जब रिज़ल्ट्स आने लगेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि फिर कोशिश करेंगे पेरेंट्स के बच्चों को उन चीज़ों में सपोर्ट किया जाए। वो था मेन रीज़न। हुँ, क्योंकि कश्मीर के हालात भी आपको पता है, उन हालातों में जब कश्मीर का बच्चा किसी और दिशा में जा रहा था, तो उस दिशा को यू टर्न लेने के लिए एक स्पोर्ट्स वाहिद वो चीज़ थी कि जिसमें बच्चे को किसी चीज़ की लालच नहीं होती थी कि मैं खेलूँ, उसमें कोई लालच नहीं होती थी। ट्रू। मस्ती होती है इसमें, फ़िटनेस होती है, और एक गोल करने का एक वो एक तलब रहती है बच्चे के अंदर। हुँ, तो कश्मीर की जो आवाम थी वो एक्सेप्ट कर रही थी स्पोर्ट्स को या नहीं? अगर जनरली देखा जाए वो चीज़ नहीं थी कि जैसे बाहर के स्टेट्स में या बाहर की जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पेरेंट अपने बच्चे को साथ जाता है ट्रेनिंग सेशंस के लिए, फिर कोच से मिलता है, उसके डाइट के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में, और फिर कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग पे पेरेंट का जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है या बाकी चीज़ें होती थी, वो चीज़ें वैसा कुछ था नहीं। क्योंकि एक टर्माइल से गुज़रा है कश्मीर का बच्चा, कश्मीर का यूथ। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता था। हुँ, तो और फाइनली उसी वजह से कश्मीर का यूथ भटक गया, क्योंकि उनको जब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला नहीं, अच्छी मेंटरशिप मिली नहीं, अच्छी गाइडेंस मिली नहीं, तो उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बनता था कि उनको नेगेटिविटी वाला जो कंज़र्वेटिव वाला माहौल था, वो उनके ऊपर डाल दिया गया। डाल दिया गया। तो उस चीज़ से फिर वो डिवेट होते गए, और उसकी वजह से एक लंबा दौर गुज़रा कश्मीर के यूथ के ऊपर, एक एक नैरेशन क्रिएट हो गया, हुँ, जिस चीज़ की वजह से आज तक भी यूथ बड़े सँभल के निकल रहा है उस चीज़ से, और वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता अब ठीक हो रही है। ओके। सो
इसके अलावा भी, स्पोर्ट्स के अलावा भी आप अभी बहुत कुछ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स के अलावा भी फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंसान को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर आपके पास ऑप्शंस होने लाज़मी हो जाते हैं। हुँ, क्योंकि जब आपके पास बच्चा ट्रेनिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए आएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ़ हर एक चीज़ स्पोर्ट्स के लिए उसको बोलोगे। फिर मैंने सोचा कि कश्मीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के साथ-साथ जो उनका जो जो गलत डायरेक्शन थी, उस गलत डायरेक्शन से उनको सही डायरेक्शन में लाए। मैंने टूरिज़्म पे काम शुरू किया। लाइक यहाँ का जो कश्मीर का अगर आप देखोगे ओवरऑल हर एक स्पॉट, हर एक एक प्लेस जो वर्जिन प्लेस है, हुँ, एक कहीं न कहीं ऐसी चीज़ छुपी है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने यूथ को जोड़ा, मैंने कहा कि आप लोग आओ, अपना एक आपका करियर बन सकता है। आपने इस वो जो नेचर है, इस नेचर को आप लोग बाहर के लोगों को अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हो, जिस चीज़ से आप लोग अपने 10 पैसे भी कमाओगे हुँ, और आप बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से दूर भी रह सकते हो। हमारा उसमें फ़ायदा भी होगा और आप लोगों का रोज़गार भी बन जाएगा। हुँ, तो वो चीज़ें मैंने फिर चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चर हो, चाहे ये टूरिज़्म हो, इस पे मैंने फिर अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को जो कहीं एक स्पोर्ट्स में फिट नहीं हुआ, उसको किसी और चीज़ में एडजस्ट कर लिया। हुँ। लेकिन उनको टाइम ही नहीं दिया कि आप लोगों को गलत करने के लिए आपको फ्री छोड़ा जाए, ताकि आप लोगों को फुर्सत मिले और आप लोग गलत करें और फिर उसका नतीजा क्या होता है, वो आप लोग देख सकते हो। हाय, वेलकम टू अवर क्लिप चैनल। ये क्लिप है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में से। फुल पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। लाइक ज़रूर दबाइएगा। आपके लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है ऐसे पॉडकास्ट और आप तक पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लिप की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।